तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आज के एक अगले वाले लेक्चर्स में। मैं इस लेक्चर्स में जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर किसी भी अदर स्टेट्स बोर्ड हो, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज होता ही होता है। ऐसा कोई ईयर पास हुआ ही नहीं है जिससे इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं उन्होंने। सो सबसे पहले आप एकदम शांत जगह पे चले जाइए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए और मैं जो आज आपको कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ वो कंटेंट का कोई मोल है ही नहीं। आप वाकई में जब पूरे लेक्चर्स को आप कवर कर लोगे, पूरे लेक्चर्स को आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने जो आज कंटेंट डिलीवर किया है, जो मैंने आज पढ़ाया है, उसका कोई मोल हो ही नहीं सकता है। एकदम कॉपी, कलम, पेन जो भी है सब निकाल लीजिए, शांत जगह में चले जाइए, बुक भी ले लीजिए। बुक से पढ़ाया जाएगा, बुक भी ले लीजिएगा। उसके बाद जो मैं बोलूँ सिर्फ वो सुनना है और आप आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। समझे मैं क्या बोलने वाला हूँ? चलिए, जैसा कि आपको पता था कि मैं पिछले 2 लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट और बेसिक्स फॉर्मूलाज को मैंने कवर किया था। यहाँ तक क्लियर है? वो फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ से आया था, वो कैसे फॉर्मूलाज आया, वो उस लेक्चर्स में मैंने बता दिया। आज के लेक्चर्स में मैं सिर्फ एक्सरसाइज बताऊंगा, जो प्रोबेबिलिटीज जहाँ से स्टार्ट होने वाला है आपके 12th में जो एक्सरसाइज है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं पिछले 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था, वो जो जो पढ़ाया था मैंने वो सारा फॉर्मूला की पॉइंट्स के रूप में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर किन्हीं को वो 2 लेक्चर्स कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं, ये कान से घुसा है और वो कान से निकल गया है, तो मारिए गोली। आपको इतना तो ये समझ में आ जाएगा ना फॉर्मूला, आप फॉर्मूला को इसको ध्यान में रख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा कि पी इज इक्वल टू एन ई बटा एन एस होता है। घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का सम 1 के बराबर होता है और 1 के बराबर होता है, और यहीं से ये दोनों फॉर्मूलाज निकला है, ये दोनों फॉर्मूलाज ये निकला है। ये मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज। और उसके बाद आपको ये एक फ्रंट पेज में ये 1 से लेकर के 11 फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लीजिए, एकदम नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना हिलेगा भी नहीं। इसलिए 2 लेक्चर्स में इसी का तो मेहनत था। उसके बाद नोट डाउन करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको फॉर्मूलाज नंबर 8, फॉर्मूलाज नंबर 9, फॉर्मूलाज नंबर 10 और फॉर्मूलाज नंबर 11, ये चारों फॉर्मूला को आपको हाईलाइट कर दीजिए। एकदम 4 फॉर्मूलाज ये हाईलाइट कीजिए और दूसरा ये फॉर्मूलाज आप हाईलाइट कीजिए। ये 5, 4 5 एकदम हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट है एकदम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा कंसेप्ट बेसिकली यूज होगा। ये कहाँ से क्या क्या फॉर्मूला आया था ये पहले मैं बता दिया हूँ। आप अगर आपको क्यूरियसिटीज है आपको कि मुझे ये जानना है, तो आप वो 2 लेक्चर्स देख लीजिएगा, तो आप यहाँ पे आ जाइए, और नहीं तो आप इसको रख लीजिए। ठीक है? जैसा कि आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, किसी भी स्टेट बोर्ड्स हो या उसकी इस बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस है प्रोबेबिलिटीज का, वो तो मैंने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, फिर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका रोड मैप है क्लास 12th के प्रोबेबिलिटीज का, जो एग्जाम में तकरीबन 10 से 12 मार्क्स पूछता ही पूछता है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप प्रोबेबिलिटीज में क्या क्या टॉपिक्स है आपका, सबसे पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ये वाला सबसे पहला आपकी टॉपिक्स है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो एक्सरसाइज 29 का ए है। राइटिंग क्यों नहीं बैठ रहा, 1 मिनट रुको। जो एक्सरसाइज आपका 29 का है, उसके बाद आपको जाना है इंडिपेंडेंट टॉपिक, इंडिपेंडेंट इवेंट, जो 29 का बी है, 29 का बी है। उसके बाद बेस है, उसके बाद थ्योरम है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 5 टॉपिक्स जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ लीजिए आपका प्रोबेबिलिटीज कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं आपको सामने ये रख दिया हूँ, आप इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ
वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ये 29 का ए। RS अग्रवाल सर के बुक को आप खोलिए, उस बुक में 28 के बाद 29 है, 29 एक्सरसाइज से आपका प्रोबेबिलिटीज चालू है। एक्सरसाइज 29 से 28 तक वो आपका 3D है। 29 एक्सरसाइज 29 से आपका प्रोबेबिलिटीज चालू है। आप प्रोबेबिलिटीज चालू है उसको आप खोल लीजिए, उसमें पहला टॉपिक्स जो दिया गया है उस टॉपिक्स का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उनकी बेसिक्स को कवर करता हूं, उनके बेसिक फॉर्मूलाज को मैं बताता हूं कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होता क्या है, इनका यूज कहाँ पे होता है, ये क्या है, वो सारा मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप अपने कॉपी के हेडिंग्स में डाल दीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। कब? पहले वो 11 कंसेप्ट, वो 11 की पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्या ये मेरा सिलेबस है, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज लिख दीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एकदम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दे करके एकदम डैश दीजिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होता क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ये वाला होता क्या है, ये वाला। और एक्सरसाइज 29 का ए लिख दीजिए। और मैं आज आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का डिफिनेशन में बता रहा हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में, जैसा आपको पता है, जैसा आपको चाहिए, मैं वो ही डिलीवर करने वाला हूँ। पिछले 2 लेक्चर में थोड़ा सीरियस कंटेंट मैंने डिलीवर नहीं किया था, लेकिन पता नहीं मुझे लगा कि मैंने सीरियस डिलीवर कर दिया। मैं तोड़ तोड़ के मैं बताया हूँ, और आज मैं और भी कोशिश करूंगा कि जितना तोड़ सकूं, जितना मैं हिंदी यूज कर सकूं, वो इतना यूज कर सकूं ताकि एकदम आपको एकदम इजी लगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मैं ये हिंदी लेकर के आया हूँ आज लिख करके कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा। इससे पहले मैं जो पढ़ता था, आप पढ़े होंगे 10th तक, क्या पढ़े थे? क्या किसी बैग में 4 लाल बॉल है और या फिर 4 पीला बॉल है, उसमें में से लाल बॉल की निकालने की प्रायिकता क्या होगी? यही सब पढ़े थे। यहाँ पे वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ का सिलेबस एकदम उस सिलेबस से एकदम डाइफर है, एकदम पूरी तरीके से डिफरेंट है। उनका कोई कंपैरिजन नहीं है उनकी उनकी क्या कहता है क्लास 10th के टॉपिक से और इस टॉपिक से। स्टार्ट कर देता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। देखिए एकदम हिंदी में बहुत ही प्यारा डिफिनेशन मैं लिखा हूँ कि जब एक घटना होने की प्रायिकता दूसरे घटने के होने पर निर्भर करे तब उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। समझना है? चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब, जैसे एग्जांपल में मैंने एक डाइस को फेंका तो उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। अगर मैं इन्हीं में से पूछ दूं कि इवन आने की प्रायिकता, मतलब इवन आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब इवन मतलब सम, कि सम क्या होता है कि वैसी संख्या दो से विभाज्य होती है। तो इवन आने की प्रायिकता क्या है? तो इवन यहाँ पे मेरा कौन कौन सा है? 2 4 6। तो मैं लिख दूं कि एन ई मेरा कौन कौन सा है इवन आने की प्रायिकता? 2 4 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 और 4 और 6 इवन आने की प्रायिकता। ये मेरा एनएस हो गया, ये मेरा क्या हो गया? एनएस, टोटल्स नंबर ऑफ पॉसिबल्स आउटकम्स। और एनी मेरा क्या हो गया? 2 4 6, 2 से विभाज्य होने की क्या है प्रायिकता। तो इसको निकालने के लिए मैं वही सिंपल फॉर्मूला यूज करता था 10th में, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। मतलब एक कंडीशंस दिया गया है। क्या कंडीशंस दिया गया है? कि इवन आने की प्रायिकता क्या क्या है? 2 4 6। और इन्हीं में से एक कंडीशन दिया गया रहता है और इन्हीं में से फिर दूसरा निकालना रहता है। इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ देगा। क्या क्वेश्चंस पूछ देगा? कि NE1, कि जो आप इवन आने की प्रायिकता निकाले हैं उस इवन आने की प्रायिकता में 2 से बड़ा कौन कौन सी होगी? 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2। इन्हीं में से आपसे पूछ देगा कि ग्रेटर देन 2 कौन कौन सा है। तो ग्रेटर देन 2 कौन कौन सा है मेरा? एक ये है मेरा, देख लीजिए, है ना। और एक ये है मेरा 4 6। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 4 और 6। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे स्पष्ट ये पता चला कि कोई सैंपल स्पेस दे दिया जाएगा, एनएस दिया गया रहेगा
उसमें में से किन्हीं एक का प्रायिकता वो दे देगा और उन्हीं एक में से दूसरे की प्रायिकता को पूछ लेगा, समझे? उसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब जो निकालना मुझे है, जो प्रोबेबिलिटीज मुझे निकालना है, वो पहले वाले प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करेगा, पहले वाले प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करेगा, मतलब निर्भर होगा। मुझे निकालना है ये, तो ये पहले वाले प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करेगा, मतलब निर्भर होगा। यही मैं लिखा हूं यहाँ पे, क्या कि जब एक घटना होने की प्रायिकता दूसरे घटने होने पर निर्भर करे तब उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। समझ में आया? इज दैट अंडरस्टूड? जब एक घटना होने की प्रायिकता दूसरे घटने के होने पर निर्भर करे तब उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपल शब्दों में मैं इसको लिखता हूँ कि जब हमें पता हो कि कोई और घटना पहले हो चुका है, तब उस टाइप में ऑन दैट सिचुएशंस वी विल यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होता क्या है, ये कंसेप्ट, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझा भी दिया हूँ इजी वे में। उसके बाद कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, इसका मतलब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज का जिक्र हुआ है, दो प्रोबेबिलिटीज का। तो यहाँ पे बोलिए हाँ, अरे अपने मन में तो बोल दीजिए हाँ, दो प्रोबेबिलिटीज का जिक्र हुआ है। तो यहाँ से चार कंसेप्ट इसका डिलीवर मैं करने वाला हूँ, जो आपको एकदम ध्यान रखना है। क्या क्या? ये पहला कंसेप्ट, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है पी ए बाय बी। इसको इस तरह पढ़ना भी नहीं है, कतई नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए के बारे में जानना होगा, क्योंकि इसको पढ़ता कैसे है, ये वाला। इसको बहुत स्टूडेंट्स को इसको पढ़ ही नहीं पाता है। इसको पढ़ना क्या है, दो तरीका से मैं बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो, इसको पहले बोलते कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ए बाय बी। क्या पढ़ूंगा मैं? कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ए बाय बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शंस बी बाय पी बी। समझ में आ गया? दूसरा, पी ए अंडर द गिवन कंडीशन। आपको इस तरह पढ़ने में आसान लग रहा है, आप इजी वे में ये अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये पढ़ने में आसान लगेगा तो आप ये पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ना है कि पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस, अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी। मैंने इनको पढ़ने के लिए दो तरीका से मैं बताया हूं कि आप पहले पढ़ सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ए बाय बी, या फिर आप पढ़िएगा पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी। इसको आपको कतई नहीं पढ़ना है पी ए बाय बी, ये एकदम रॉन्ग वे है पढ़ने का तरीका। आप समझ लिए क्या मैं बोला कि पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। समझ में आ गया? इसको मैं इरेज थोड़ा सा करता हूँ। दो तरीका से मैं पढ़ लिया। अब आपको इसको याद करने के लिए क्या करना है, इसमें जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये पीबी, ये वाला जो पोर्शन है, ये प्रायिकता पहले हैपन हो चुका है, मतलब ये पहले हो गया है, ये ऑलरेडी हो चुका है और मुझे निकालना है, मतलब ये हो चुका है, ऑलरेडी हैपन या हो चुका है, लिख लीजिए हो चुका है। नीचे वाले हो चुका है, ऊपर वाले का मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। जब भी आपको पूछ दे कि मुझे ये निकालिए, तो निकालने वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, फाइंड वाला पोर्शन ऊपर रहेगा। व्हाट दे करके अगर पूछे तो वो पोर्शन ऊपर मैं लिखूंगा, क्वेश्चंस में देख लूंगा। अभी मैं क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा कैसे यूज होता है। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि जो निकालना है मुझे वो ऊपर रखना है, और जो मुझे दिया गया है प्रायिकता, उस प्रायिकता को मैं नीचे रखूंगा। और याद करने के लिए क्या मुझे करना है, एकदम सिंपल वे में मैं लेकिन याद करवाता हूँ आपको। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऊपर वाला फाइंड हो गया, नीचे वाला आपका क्या हो गया, नीचे वाला बोलिए जरा, नीचे वाला जो दिया गया है, इसको आप देखिए याद करने के लिए क्या ठीक है। हाँ, पी ए अंडर द गिवन कंडीशन पी बी, नीचे वाला जो दिया गया है वो नीचे ही रहेगा। देख लिए,
और ऊपर में सब में इंटरसेक्शंस में यूज करूंगा, सब में इंटरसेक्शन यूज करूंगा, सब में इंटरसेक्शन यूज करूंगा, सब में इंटरसेक्शन यूज करूंगा। ये चार कंसेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये चार कंसेप्ट मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शंस बी बाय पी बी। इसी तरह आपको दे देगा पी बी अंडर द गिवन कंडीशंस पी ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शंस बी। ठीक है, नीचे में जो है पी ए वो नीचे वाला नीचे ही रहेगा। इसी तरह पी ए कॉम्प्लीमेंट्री अंडर द गिवन कंडीशन बी इज कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू पी ए यूनि इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट्री बाय पी बी। बस बेसिकली आपको ये चार कंसेप्ट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए फ्रेश से। मैं इरेज करता हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। ये वाला भी मैं इरेज कर दिया, ये वाला भी, ये वाला भी। कैसे याद करना है ये भी आपको समझ में आ ही गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको बढ़िया से। उसके बाद मैं जो अब आप अपनी बुक का एक्सरसाइज नंबर 29 का ए आप खोल लीजिए, खोल लीजिए। वहीं से आपकी एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटीज का। मैं भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हूँ, मैं निकालता हूँ, एक मिनट। हाँ, निकाल लिया। आप अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग्स में डाल दीजिए कि एक्सरसाइज 29 का ए, 29 का ए, और लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नोट डाउन एकदम कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब मैं यहाँ से जो बताने वाला हूँ ध्यान से आपको देखना। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज लिखा हूँ वो फॉर्मूलाज मैं बता देता हूँ इसको। उसके बाद आप इसको जो मैं बोला था हाईलाइट करने के लिए, इसको यहाँ पे लग दीजिए, और इसको दो ठो, और एक ये वाला, तीन फॉर्मूला आप लिख लीजिए। इस तीन फॉर्मूला को आप लिखिए। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। बेसिकली देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि पी ए का यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चंस पे मैं आया, देखिए एकदम तोड़ तोड़ के मैं बताऊंगा एकदम, कि आपको पढ़ने में डिफिकल्ट लगे ही नहीं और ना ही समझने में डिफिकल्ट लगे। पहले दिया गया है लेट ए एंड बी बी द इवेंट, मतलब ए और बी कोई दो घटना है। ये ए भी घटना मेरा हो गया और ये बी भी मेरा घटना हो गया। कि लेट ए और बी कोई दो घटना है, तो जैसे ही दो घटना का जिक्र हुआ इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी नहीं दिया गया है, दो ठू का बारे में जिक्र हो रहा है। इसका मतलब कंडीशंस दे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दे दिया गया है, इसका मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी दूसरे पे निर्भर करेगा, इसका मतलब यहाँ पे मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का यूज करना है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद बोला क्या, सच डेट पी ए इज इक्वल टू पी ए का मान क्या दिया हुआ है, 7 है ना यहाँ पे, हाँ 7/13, और पी बी का मान दिया गया है 9/13, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इसका मान दिया गया है 4/13। तो मुझे निकालना क्या है, क्या है ये चार मुझे निकालना, एक एक करके मैं निकालूंगा। देखिए राइटिंग थोड़ा नहीं बैठ रहा है क्योंकि मैं बेड पे ही लिख रहा हूँ, इसलिए सो खैर कोई नहीं, राइटिंग से क्या लेना देना है, जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए पहले ये आ गया। आप अभी अभी आप अब देखे होंगे कि पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस बी, यही था। तो इसको मैं क्या लिखता था कि पी ए, ऊपर में क्या मैं बोला था कि इंटरसेक्शंस पी ए इंटरसेक्शंस बी बटे नीचे में क्या है, मुझे जो है नीचे में वही लिख दूंगा पी बी। बोली हाँ लिखूंगा ना, क्या नहीं? अरे हाँ तो बोल दीजिए कम से कम, हाँ ठीक है। आप इसको नीचे में करके लिखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ जगह थोड़ा कम होने के कारण से। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना गया है, दिया गया है 4/11, 4/13 है। चलिए 4/13, 4/13 मैं लिख दिया हूँ। अब बी का वैल्यू कितना दिया हो, पीबी का वैल्यू, पीबी का वैल्यू 9/13, 9/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 4/9। बोलिए इतना नहीं बनेगा आपसे, इतना इजी नहीं बनेगा। अभी मैं एलकेजी का बच्चा को यहाँ पे ले करके आ जाऊं, वो बोल उसको सिर्फ मैं बता दूं कि ये बाबू फॉर्मूला ये है, आपको ये करना है, तो वो बोलेगा क्या कि हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, बस इतना करना है। फिर दूसरा में आ गया क्या, मुझे पी बी अंडर द गिवन कंडीशंस पी ए,
पीबी अंडर द गिवन कंडीशन पीबी, तो कुछ नहीं करना है। ऊपर क्या बोले थे मैं कि ऊपर इंटरसेक्शन यूज करना है, ऊपर मैं इंटरसेक्शन यूज किया और नीचे में जो है वही यूज कर रहा हूँ, वही यूज किया नीचे। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया गया है मेरा 4/13। नीचे पी ए का वैल्यू कितना दिया गया है 7/13, तो 7 मैं 13 लिख लिया हूँ, 13 लिख लिया हूँ, ठीक है। नहीं बन गया, बोलिए तो आप मुझे। अब मैं दूसरे तीसरा नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया है यूनियन, किसके बारे में दिया गया तीसरा, यूनियन के बारे में। ठीक है, तीसरा यहाँ पे मैं उसको इरेज कर दिया हूँ। आप तीसरा नंबर यूनियन, यूनियन आपको, यूनियन देखते ही आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्या चीज का फॉर्मूला, जो उस दिन दूसरे लेक्चर्स में मैंने फॉर्मूला जो बताया था, यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला का क्या होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए, पी ए प्लस ऑफ पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए हाँ होता है ये। तो इसमें पी ए का वैल्यू मेरा दिया गया है 7/13, 7/13, ठीक है। और पी बी का वैल्यू दिया गया है 9/13, 9/13। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया गया है 4/13। अब नहीं बोल दीजिएगा हमको क्या कि सर छोड़ दीजिए यहाँ से हम अपने कर लेंगे, नहीं बोलिएगा। खैर मैं कर देता हूँ। इसको एलसीएम में यहाँ पे ले लूँ, लघुत्तम में यहाँ पे ले लूँ, तो इसका लघुत्तम आ गया मेरा 7 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4, तो 7 9 16, 16 में से 4 गया तो 12/13। ये आपका आंसर हो गया तीसरे नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक तीन, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। अब आता हूँ मैं 4 नंबर पे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 4 नंबर पे, चलिए 4 नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पी 20 लिख दिया मैंने, पी बी कॉम्प्लीमेंट अंडर द गिवन कंडीशंस इज कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। इसके लिए मुझे क्या करना है, तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा था कॉम्प्लीमेंट्री वाला, यही ना यहाँ पे लिखा गया है, देखिए तो पी बी अंडर द गिवन कंडीशंस, पी बी अंडर द गिवन कंडीशंस पी इज कॉम्प्लीमेंट, पी बी इज कॉम्प्लीमेंट अंडर द गिवन कंडीशंस पी इज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट बाय पी ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपको लिखना है। तो मैं कुछ करूंगा क्या, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऊपर में दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे भी है, ठीक। डैश से कभी डिनोट कर देगा आपको ये, कभी इसको बार्स ऊपर में डिनोट कर देगा, जैसे आपको डिनोट करना है। ऊपर इंटरसेक्शंस मुझे देना है, तो ऊपर मैंने इंटरसेक्शन दे दिया, इंटरसेक्शंस, ठीक है। और नीचे जो है वही मैं लिख दिया हूँ, बोलिए मैं लिख दिया हूँ। आप मुझे ये बताइए देख करके यहाँ पे, क्या इसका वैल्यू दिया गया है कहीं पे, इसका वैल्यू दिया गया कहीं पे, तो आप बोलिएगा कि नहीं सर यहाँ पे इंटरसेक्शंस का वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू नहीं दिया गया, इसका मतलब मुझे इसका वैल्यू पहले चाहिए, तभी ना जी इसका वैल्यू मेरा पूरा निकलेगा, ये वाला पोर्शंस का। बोलिए तो। हाँ, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको सोचना होगा। और फिर नीचे में इसका भी वैल्यू नहीं दिया गया, मुझे पी ए का वैल्यू दिया गया है, इसका पी ए कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसका भी वैल्यू मुझे निकालना होगा। तो इसके वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सोचिए जरा। मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको जो मैंने कॉपी में नोट डाउन करवाया था, देखता हूँ मैं यहाँ पे, अभी जो मैं बोला था तुरंत नोट डाउन करने के लिए कि इसका वैल्यू, यहाँ से आप देखिए इसको, इंटरसेक्शन जो दिया गया है, पी ए इंटर पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री स्पेयर इज इक्वल टू 1 - ऑफ पी ए यूनियन बी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर पी ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, 1 - ऑफ पी ए, ये दोनों फॉर्मूला मैं वहां पे लिखूं तभी ना, इसलिए ये फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि अभी मैंने यूनियन का मान निकाला था, तो यूनियन का मान मुझे पता है, तो इसका मान निकल जाएगा मेरा, ठीक है। इसमें में से मेरा पी ए का मान पता है, तो इसका मान निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
इस फील्ड में यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा कि वन माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी। बोलिए हाँ जी। ठीक है, इसको क्या मैं लिखूं, इसको लिखूंगा क्या है, इसको भी मैं लिखूंगा वन माइनस ऑफ पी ए। समझ में आ गया आपको? वन माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी का क्या वैल्यू आया था, अभी तो मैं निकाला था वैल्यू इसका ना। आप देखिए कॉपी में, मैं यहाँ पे लिखा था। हाँ यूनियन बी का, हाँ 4/7। 4/7 तो मैं यहाँ पे लिख दूं 4/7। बोलिए हाँ 4/7 मैं यहाँ पे लिख दिया। और नीचे वन माइनस ऑफ पी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, पी ए का वैल्यू 7/13। 7/13। आप बताइए ये वाला हमको जोड़ घटा सिखाना होगा आपको, फिर बताइए आप तुमको, नहीं ना? फिर भी एक क्वेश्चन है मुझे बताना होगा, एक क्वेश्चन में एलसीएम इसका लिए तो 7 आ गया, और 7 में से 4 गया यहाँ पे बटे में, नीचे आपका, नीचे में 7/4 ही आया था ना कॉम उसका वैल्यू यूनियन का। नहीं यूनियन का 12/13 आया था वैल्यू, 12/13 आया था वही तो। मैं 4/7 क्यों लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। 12/13 यहाँ पे आया था, 12/13। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12/13। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब देखिए। हाँ, अब यहाँ पे इसका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लिया मैंने, 13 आया। यहाँ पे 13 माइनस ऑफ 12 बटे ऑफ 13, 13 माइनस ऑफ 7। बोलिए, आप मुझे कुछ बताइए कि ये भी सॉल्व करना होगा। अरे जी छोड़ने बोलिए ना मुझे यहाँ पे। चलिए मैं बता ही दूँ। 13 में से 12 गया, एक बचा, बटे 13 में से 7 गया तो 6/। आंसर नहीं हो गया 1/6। आप बोलिए तो। पहला क्वेश्चन था, मैं इसका 4 एक क्वेश्चन के को मैं बना दिया हूँ। मुझे पक्का उम्मीद नहीं, पूरे पक्का अपने आप पे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस एकदम वाकई में समझ में आ गया। सोचिए जरा दिल से, समझ में आ गया। अब मैं दूसरी क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। इसके दूसरे क्वेश्चन सेम इसी टाइप्स का है, दूसरा क्वेश्चंस भी। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी दिया गया आपको, क्या दिया गया है कि लेट ए एंड बी विद द इवेंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू 5/13 और पी बी इज इक्वल टू 6/11 एंड पी ए यूनियन बी का वैल्यू है 7/11। जैसे ही मुझे ए और बी दो इवेंट दिख गया, ये दो इवेंट्स मुझे दिख गया, तैसे ही मुझे पता चल गया कि एक दूसरे पे निर्भर है। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज यूज होगा। अब यहाँ पे दे दिया गया है, क्या मुझे दिया गया, पी ए इंटरसेक्शंस बी निकालना है। पी ए इंटरसेक्शंस बी निकालना है, तो ये निकालने का मुझे फॉर्मूला क्या है और तरीका क्या है। मैं सोचूंगा कि इसके लिए दिया क्या क्या गया है। एक पी ए दिया गया है और पी बी दिया गया है और यूनियन दे दिया गया है। इसका मतलब यूनियन का मैं जब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा तो उसमें इंटरसेक्शंस है, तो उस कंसेप्ट से यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शंस का वैल्यू निकल जाएगा। सोचिए जरा, निकलेगा क्या नहीं निकलेगा? हाँ एकदम वाकई में निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या था यूनियन का फॉर्मूला, कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, राइटिंग टेढ़ा हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा थोड़ा सा, कैसे हो रहा है पता नहीं। हाँ, पी ए यूनियन बी क्या होता है मेरा, पी ए प्लस ऑफ पी बी, प्लस ऑफ पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए आप यहाँ पे, इसका वैल्यू मुझे दिया गया है यूनियन का, क्या दिया गया है, यूनियन का 7/11। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/11 लिख दिया, यहाँ पे 7/11 और पी ए का वैल्यू 5/11, 5/11 प्लस ऑफ पी बी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ, 6/11, 6/11 माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी, ये मुझे निकालना है। तो पी ए यूनियन बी मैं यहाँ पे मुझे लिख दिया हूँ, यूनियन बी यहाँ पे मुझे निकालना है। ठीक, मैं क्या करता हूँ कि माइनस वाले पोर्शंस को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ताकि वो प्लस हो जाएगा। और ये वाले पोर्शंस को, ये वाले मैं पोर्शंस को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हूँ, और ये वाले पोर्शंस साइड ले लेता हूँ। एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड वेट, मेरा बैटरी लो हो गया। नहीं तो इतना मेहनत पे पानी चढ़ जाएगा, बंद हो जाएगा तो। चलिए
पार्टी बोलते हैं यार। नहीं फोटो का चार्जर नहीं। चलिए मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, क्या मुझे इंटरसेक्शंस का निकालना है तो ये वाले पोर्शंस को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा और ये वाले पोर्शंस को मैं राइट हैंड साइड ले लूंगा, ये सब मैं पक्का विश्वास है आप लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लिया पी ए इंटरसेक्शंस, बी इज इक्वल्स टू 5/11 प्लस ऑफ 6/11 माइनस ऑफ, मुझे इसको माइनस करना है 7/11 को मैं माइनस कर दिया। इसको मैं एलसीएम ले लिया यहाँ पे, एलसीएम ले लिया 11 आ गया एलसीएम, 5 प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 7। आप यहाँ से कीजिए, आप यहाँ पे कि 7, 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 में से 7 गया बटे ऑफ 11, तो 4/11 आपका ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये वाला बन गया होगा, समझ में पक्का मुझे विश्वास है आ गया होगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चंस पे जाता हूँ, मैं इसको रिलीज कर लेता हूँ, दूसरे वाले क्वेश्चंस पे आता हूँ मैं, इसके दूसरे वाले क्वेश्चंस पे चलिए। मैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी, जैसे मैं यहाँ पे देखा लिख दिया मैं पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी इज इक्वल टू पी, ऊपर में मुझे इंटरसेक्शन चाहिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे ऑफ पी बी। ठीक है, इंटरसेक्शन अभी निकाले थे मैं वैल्यू, कितना इंटरसेक्शन का वैल्यू आया था 4/11, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4/11, एकदम बिल्कुल मैं लिख देता हूँ। दूसरे में वैल्यू क्या आया था, पीवी का वैल्यू मेरा 6/11, तो 6/11 मैं यहाँ पे लिख दूँ, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपका बटा 4/6, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है इसको काट पीट मिटा के 2/3 मैंने ले लिख दूँ, अगर सिंपलेस्ट फेस में इसको तोड़ ताड़ के दिया गया है तो लिख दी यहाँ पे 2/3, आंसर इसका आंसर आ गया 2/3। चलिए मैं तीसरे नंबर पे आ जाता हूँ, ये वाला पी बी बाई ए, पी बी बाई ए यहीं पे मैं लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ मैं यहीं पे पी बी बाई ए इज इक्वल टू, मुझे मैं क्या बोला, जैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख जाए ऊपर में इंटरसेक्शंस का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो ऊपर में इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे, और जो नीचे है वही रहेगा, पी ए का पी ए ही रहने दिया मैं, रहने दिया मैं। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन सेक्शन का वैल्यू अभी आया था, कितना आया था 4/11, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4/11 का 4/11 बटे पी ए का वैल्यू कितना दिया गया 5/11, तो 5/11 यहाँ पे आपका दे दिया, 11 से 11 मेरा कैंसिल आउट हो गया, 4/5 इसका आंसर, 4/5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में आ गया यहाँ पे दूसरे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस पे ये वाला पी ए कॉम्प्लीमेंट्री अंडर द गिवन कंडीशन बी कॉम्प्लीमेंट्री, इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं जैसे ही आया यहाँ पे तो आपको मैं क्या बोला था यहाँ पे, जैसे ये वाला दिख जाए मुझे कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ही इसके इंटरसेक्शंस के फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और पीबी नीचे है तो पीबी ही रहने दिया, मैं यहाँ पे पीबी रहने दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए ए, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे यूनियन का वैल्यू दिया गया है और कॉम्प्लीमेंट्री का पता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या लिखा था आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा था शुरू में कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना हिलेगा ही नहीं। यहाँ पे फिर आप देखिए कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, एक से माइनस होता है, 1 माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कहाँ गया वो वाला, हम्म, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूं आपको कि 1 पी ए यूनियन बी, ठीक है। और नीचे में क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, नीचे में क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - अरे हाँ बोल दीजिए, ठीक है, 1 - पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11, 7/11 मैं यहाँ पे लिख दूँ, और नीचे पी 1 - पीवी, पीवी का वैल्यू 6/11, तो 6/11 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया हूँ 11, 11 में से 7 गया, और नीचे इसका एलसीएम 11, 11 में से 6 गया, आप यहाँ पे नहीं लीजिएगा, 11 में से 7 गया तो 4, और नीचे 11 में से 6 गया तो 5, इसका भी वैल्यू 4/5 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दो क्वेश्चन समझ में आ गया, जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों को ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया वो अपनी कॉपी
में तीसरे क्वेश्चंस और चौथे क्वेश्चंस खुद से बनाइएगा, मेरा लेक्चर नहीं देखिएगा, मैं फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तीसरे और चौथे क्वेश्चन को उनके लिए कि नया सर जिनको हमको सब चाहिए तो लीजिए चाहिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब आया मैं इंटरसेक्शंस के बारे में, देख लीजिएगा तीसरे, आप समझ लीजिएगा कि सारा जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया हूँ उसी से कहीं ना कहीं लिंक है, जिससे आपको इनके वैल्यूज के बारे में पता चल जाएगा। अब आ गया तीसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तीसरा क्या दिया होगा मुझे कि पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इस इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसके इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूलाज है कि उसके थ्रू मैं इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालूंगा। एक यूनियन वाला, तो यूनियन का वैल्यू मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ पे देखा कि क्या दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला से नहीं लगेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में पी ए इंटरसेक्शन तो आता है, इंटरसेक्शन आता है, तो वहीं से मुझे यहाँ इसका वैल्यू निकलेगा। समझ में आ गया? तो चलिए वहीं से मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ, इसको इरेज कर दूं। चलिए, चलिए, हाँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पी बी बाय ए, क्या दिया गया है, पी बी बाय ए, तो पी बी बाय ए, मैं फिर पढ़ दिया हूँ, इसको पढ़ना नहीं था मुझे इस तरह। पी अंडर द गिवन कंडीशंस, पी बी अंडर द गिवन कंडीशंस पी ए, ये दिया गया है। इसको क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शंस बी बाय नीचे जो है वही पी ए का पी ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि पी डी अंडर द गिवन कंडीशंस ए, इसका वैल्यू कितना मुझे दिया गया है, 2/5, तो मैं यहाँ पे 2/5 लिख दिया हूँ। और पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो ये मुझे चाहिए, तो चाहिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। और पी बी, पी ए पी ए था, तो पी ए का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ, 3/10, 3/10। यहाँ पे आप देखिए कि नोट कीजिए कि यहाँ पे जो है ये गुना के फॉर्म में है, भागा के फॉर्म में है, यहाँ पे नीचे है, इसका मतलब फ्रैक्शन में नीचे है, जिसका मतलब भागा में है। तो जैसे ही भागा में है तो वो इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, बोलिए हाँ आएगा ना। अगर माइनस रहता है तो एलएचएस की तरफ जाता है राइट हैंड साइड से, तो वो प्लस में आ जाता है, प्लस है तो माइनस में आ जाता है, भागा है तो गुना में आ जाता है, गुना है तो भागा में आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको आता होगा, ठीक है। तो 2/5 यहाँ पे हो गया, जैसे ही आप इसको भागा से यहाँ पे आएगा तो गुना में आ गया, तो ये गुना में आ गया। अब यहाँ पे मुझे पी ए इंटरसेक्शन भी दी गया, पी ए इंटरसेक्शन भी दी गया। इसको यहाँ पे मैं देखूं तो ये एक बार में कटा और ये 5 बार में कटा, बोलिए जी हाँ कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ पे मुझे दिख गया पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है, वो अलग बात है। यहाँ पे मैं बेड पे लिख रहा हूँ, 3/25। समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन 3 का 1 नंबर। मैंने कैसे इंटरसेक्शन निकाला। अब मुझे यूनियन का वैल्यू निकालना है, तो यूनियन का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है ना, जो पढ़े थे कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस ऑफ पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन का वैल्यू निकल गया, तभी इसको निकालना है ना, हाँ। तो चलिए इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना आया, 3/25। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया, इसके फॉर्मूला पे मैं आ गया, यहाँ पे क्या है, पी ए इज इक्वल, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस ऑफ पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शंस बी, ठीक है। इसका पी ए का मान मेरा कितना दिया हुआ, 3/10, प्लस ऑफ पी बी का मान मेरा कितना दिया हुआ है, 1/2, 1/2 माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू मेरा कितना आया था, 3/25। बोलिए आया था कि नहीं 3/25, बिल्कुल आया था। अब ये मुझे यहाँ से बताइए, सॉल्व नहीं कर लीजिएगा आप, बोलिए जरा, इसको भी सॉल्व करूंगा, नहीं आप मुझे पक्का विश्वास है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं छोड़ देता हूँ यहीं से कि सॉल्व कर दूँ, ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ। 10, 2 और 25 का लघुत्तम कितना आ गया, आप सोचिए जरा कितना आएगा। लघुत्तम भी मैं यहाँ पे आपको लिख बता देता हूँ कि 10, 2 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 2 से 5 बार में, 2 से 1 बार में और 25 का 25, ठीक है। 5 से ये मेरा फिर कितना आ जाएगा, 1 बार में, 5 बार में, 25, 25 दूनी 50, 50 आ गया। 10 की पारा में 50 कितने बार में आता है, 5 बार में, 3 गुना 5 में, क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ट्वेल्थ में आ गए, आपको पता होगा। 2 के 50 में 50 कितने बार में आता है, 25 बार में, तो 25 गुना 1, 25 माइनस ऑफ इसके बार में 2 बार में, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 15, 5 × 3 = 15 प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 6/50, 25, 15 कितना हो गया, बोलिए 40,
40 में से 6 गया, कितना हो गया? 34। 34/25। कटपीट मिटा देता हूँ मैं इसको। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है 24/50 है, मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है, तो ये आ गया 17/25। आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? अब मैं चौथा तीसरा नंबर बताऊँ, मैं वो भी बता देता हूँ मिटा करके। ठीक है, पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस, पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस, पी बी इसका क्या होता है? मुझे पी ए इंटरसेक्शंस बी बाय नीचे में पी बी। अभी मैं इंटरसेक्शन का वैल्यू निकाला था, कितना आया था इंटरसेक्शन का वैल्यू जी? 3/25। हाँ ठीक है, 3/25, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3/25। अब मुझे पीवी का वैल्यू चाहिए, तो पीवी का वैल्यू मेरा 1/2। अब मैं यहाँ से निकालूंगा, ये 2 ऊपर में चला जाएगा, इसके साथ गुना में चला जाएगा 3 के साथ, और 25 इसके साथ आ जाएगा। तो 3 × 2/25 गुना 1, ये सब पता होगा, 6/25। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 6/25 इसका आंसर है। अब मुझे ये बताइए कि ये तीनों का 3 क्वेश्चन समझ में आ गया, एक चौथा क्वेश्चन बता ही देता हूँ, फिर भी आप भी क्या सोचिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन मैं लिखा हूँ कि लेट ए एंड बी विद द इवेंट। जैसे ही 2 दिख गया इवेंट, मुझे समझ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आप सुन सुन के थक गए होंगे, ठीक है ना? जिसमें दिया गया 2p का मान दिया गया है 5/13, 2p का मान दिया गया है। अब pb का मान दिया गया है, pb का मान दिया गया है 5/13। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2pa का मान दिया गया है मेरा 5/13। यहाँ से मुझे pa का मान निकालना है। देखिए जी, यहाँ पे ये गुना में है ना, गुना में, तो इधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो नीचे भागा में आ जाएगा, तो 5/13 गुना ऑफ 2 इज इक्वल टू 5/26। किसका मान दिया गया है मेरा? ये पी ए का मान दिया गया है। पी ए का मान मेरा कितना दिया गया है? 5/26, कॉमा पीबी का मान मेरा कितना दिया गया है? पीबी का मान मेरा कितना दिया गया है? 5/13। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शंस का वैल्यू चाहिए, जिसके लिए मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दे दिया गया। और क्या दिया गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो इंटरसेक्शंस का मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ कि पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी, पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शंस बी बाय नीचे जो है वही बी है नीचे, तो बी ही रहने दिया मैं नीचे। अब इसका वैल्यू मुझे दिया गया, इसका वैल्यू कितना दिया गया? 2/5, तो मैं 2/5 यहाँ पे लिख दिया हूँ। और इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है? इंटरसेक्शन का वैल्यू वो निकालना यही है, तो इंटरसेक्शन ही मुझे निकालना है। अब पीबी का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है? पीबी का वैल्यू 5/13, 5/13 नहीं कर लीजिएगा आप, 2/5 गुना ऑफ 5/13, 5 से 5 कैंसिल आउट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा? 2/13। बोलिए समझ में आया क्या नहीं आया? एकदम बिल्कुल वाकई में आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया। मैं जो आपको कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ, वो कंटेंट से आपको मोहब्बत नहीं हो जाए, वो वाली मोहब्बत, जिस तरह मोहब्बत आपको उसके साथ हुआ है, तो आप मुझे बताइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में आ गया, मुझे यूनियन चाहिए, तो इंटरसेक्शन निकल गया, तो यूनियन नहीं निकाल लीजिएगा। कौन सा यूनियन निकालना है? पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस ऑफ पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शंस बी। तो पी ए का वैल्यू कितना दिया गया है? पी ए का वैल्यू 5/26 अभी नहीं निकाले थे जी, 5/26 पी ए का वैल्यू दिया गया है, प्लस ऑफ पीबी का वैल्यू नहीं दिया गया है। कितना दिया गया पीबी का वैल्यू? 5/13, 5/13। और इंटरसेक्शंस का क्या आया था? इंटरसेक्शंस का वैल्यू 2/13। ठीक है, 2/13, 2 इंटरसेक्शन का वैल्यू 2/13। चलिए, 2/13। अब इसको नहीं ले लीजिएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया? 26 का 26, 5 का 5, प्लस ऑफ 10 माइनस ऑफ 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 में से 4 गया, तो कितना बचा? आप घटा लीजिएगा, 15 में से 4 गया, कितना बचा? 15 में से 4 गया तो 11 बचा, और नीचे
26 का 26, 11/26 दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ क्या ये इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन दे दे, इसमें आपको इंटरसेक्शंस पूछ दे, यूनियन पूछ दे, या फिर आपको पी ए अंडर द गिवन कंडीशन पी भी पूछ दे, या उनके कॉम्प्लीमेंट्रीज पूछ दे, यानी कुछ भी पूछ दे, आप नहीं बना लीजिएगा। जरा बोलिए तो आप मुझे, जरा बोलिए, एक बार मुस्कुरा के बोलिए कि हाँ मैं एक्चुअल में सारा फॉर्मूला जो आप बताए हैं, सारा कंसेप्ट बताए हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं से लिंक है, ये मैं सारा आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 4 के बाद आपको बुक का पेज खोलना है। उस बुक के पेज में इस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल देखिए, पीछे देखिएगा, इस 4 के बाद आपका बुक में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, आपकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आप बुक के एग्जाम्पल में जाइए, आप बुक के एग्जाम्पल में ढूंढिए कि यूनिक इंटरसेक्शंस के बेस्ड पे, दो इवेंट के बेस्ड पे कितने एग्जाम्पल्स पड़े हुए मेरे बुक्स में, उस एग्जाम्पल को लिखिए, नोट डाउन कीजिए, और यहाँ के बाद 4 के बाद आपका जितना भी एग्जाम्पल है उसको आप बैठ के बनाइए। ठीक है, आज मैं लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही रखने वाला हूँ, 5 तक मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं ये कंप्लीट करना कर दूंगा, आपको नोट डाउन करना है, 4 तक आप बना लीजिएगा, बाकी जितने भी इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो आपको बताना है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। तो हाँ, आप समझ गए, 1 मिनट कॉल आ गया था वो इसलिए। चलिए, आप समझ में आ गया होगा आपको कि चारों का चारों क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे होता क्या है, प्रोबेबिलिटीज में अक्सर जब स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूँ क्या क्या प्रोबेबिलिटीज पढ़े हैं, क्लास 10 तक तो ठीक था, उसको इजी लगता था, लेकिन पता नहीं 12th के आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को उनको डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि ये एक्चुअली में होता क्या है ना, ये प्रोबेबिलिटीज चैप्टर्स है ना, लैंग्वेज बेस्ड है, और लैंग्वेज बेस्ड है, सारा वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड रहता है, तो वो अच्छे से क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं। समझिए बात को, वो क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं, जिनके कारण से उनको डिफिकल्ट लगने लगता है ये ये सारा वर्ड प्रॉब्लम। आप इसके बाद देखिएगा, 5 के बाद ये वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड है, ये मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्या, लैंग्वेज बेस्ड है, ये देखिए लैंग्वेज बेस्ड है, 6 नंबर भी, 7 नंबर भी लैंग्वेज बेस्ड है, तो आपको लैंग्वेज जो दिया गया है आप उससे डिफिकल्ट मान लेते हैं, लेकिन आपको कतई नहीं डिफिकल्ट मानना है, इतना इजी टॉपिक है, इतनी इजी वे में मैं आपको डिलीवर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। एकदम एग्जाम में जाइएगा तो लगेगा कि वाह, प्रोबेबिलिटीज झूठ का पहले से ही हवा बना के रखा था कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, मैं इतनी इजी इजी वे में मैं तोड़ूंगा ताकि आपको, वर्ड्स को मैं तोड़ूंगा ताकि आपको एकदम समझ में आए। आज के मैं लेक्चर्स में मैं 5 तक ही बताऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उनमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस को मैं डिलीवर कर दूंगा। लेंथ वीडियो का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 तक ही रखता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आपको 5वां नंबर क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में बताऊंगा कि ए डाई इज रोल्ड, बस इतनी तक आपको पढ़ना है पहले, और इसी से मुझे लिखना भी है, एकदम तोड़ तोड़ के। मैं पहले यहाँ पे लिख दिया हूँ सॉल्व कि ए डाई इज रोल्ड। जैसे ही मुझे पता चला कि एक डाई मतलब क्या होता है, पासा, क्या होता है जी, पासा, ये जानते होंगे। जैसे ही मैं पासा को फेंका, इसका मतलब एनएस, मतलब जो भी आप बोल दीजिए, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आ जाएंगे बताइए, तो आप, 1 आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नहीं बोलिएगा कि यहाँ पे ये आ जाएगा, बोल दीजिए एक बार, हाँ एकदम बिल्कुल आ गया। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, क्या है, मेरा आउटकम इवन नंबर है, इसका मतलब आउटकम इवन नंबर, जो यहाँ पे आउटकम जो लिखा गया है ये सब, इसका मतलब समझ लीजिए क्या, ये क्या हो गया, हाँ, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये रिजल्ट है, रिजल्ट, ये क्या है, रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट। अगर आपको ये ध्यान रखना है, इसको मैं इरेज, क्या आ गया, सर्कल कहाँ से आ गया यार, इसको कैसे कट होगा, हाँ, चलिए, जैसे ही आपको दिख जाए, क्या दिखना है कि इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, इफ के बाद कुछ भी आपको दिख जाए
तो आपको समझना क्या है कि ये प्रायिकता, ये प्रोबेबिलिटीज पहले हो चुका है। क्या मैं बोलो समझा कि आपको इफ के बाद जो भी लिखा हुआ दिख जाए, इफ के बाद जो भी लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटीज आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये हो चुका है, ऑलरेडी हैपेंड, ये पहले हो चुका है। और मुझे पूछ रहा है कि क्या मुझे चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज, मतलब क्या मुझे चाहिए, व्हाट मतलब के बाद जैसे ही पूछे इसका मतलब सोचना है कि क्या मुझे चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ग्रेटर देन 2। यही एग्जाम्पल मैंने वहां पे लिया था आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को समझाने के लिए, कि जब आपको किसी सैंपल स्पेस दे दिया गया है और एक प्रायिकता के बारे में आपको बता दिया गया है कि ये आपकी प्रायिकता है और दूसरी प्रायिकता को आपको निकालना है, तो पहले के ही बेस्ड पे निकलेगा वो, तो पहले इवेंट के बेस्ड पे निकलेगा। इसी यहाँ पे सिर्फ मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का यूज होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का यूज होता है, समझे आप। फिर वही बोल रहा है कि मैंने एक जब एक पासा को मैं फेंका, तो उसमें इवेंट आने की प्रायिकता जो है, इवेंट उसका इवेंट रिजल्ट आया है, तो इसका इवेंट मैं लिख देता हूँ कि क्या हुआ, कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जो मुझे दिया गया है, जो दिया गया है उसको मैं बोला था कि आपको किससे लिखूंगा, एनवी से मैं लिख देता हूँ, एनवी से, एनवी से जो दिया गया है उसे एनवी से लिख दिया। ये एनवी मेरा क्या है, इवेंट्स नंबर आउटकम्स, यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इवेंट्स नंबर्स आउटकम्स, इवेंट नंबर आउटकम्स मेरा क्या क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए इवेंट नंबर आउटकम, इवेंट नंबर वैसी संख्या जो दो से विभाज्य होती है, दो, चार और एक ही मेरा छः, ठीक है। तो दो, चार और छः ये मेरा इवेंट नंबर आउटकम हो गया। उसके बाद पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट ए नंबर ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए उसको मैं एन ए से लिखूंगा, जो मुझे चाहिए, जो दिया गया है उसको एनबी से, जो दिया गया है उसको एनबी से, जो मुझे चाहिए उसको एनए से, जो दिया गया है उसको एनबी से, जो दिया गया है ये मुझे पहले से दिया गया है, जो मुझे चाहिए एनए से, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगा कि इवन नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि इवन नंबर जो पहले आया था, पहले जो पॉसिबल रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में इवन नंबर क्या क्या था मेरा, दो, चार, छः था ना जी, दो, चार, छः। तो इसमें में से दो से ग्रेटर देन मेरा कौन कौन सा है, चार और एक छः, चार और छः। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ दो से ग्रेटर चार और छः। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला जब लिखोगे, तो आपको मैं बताया क्या शुरू में क्या रहता है, इंटरसेक्शंस, ऊपर में इंटरसेक्शंस, नीचे जो ज्यों का त्यों। तो शुरू में इंटरसेक्शन, इसका मतलब मुझे इंटरसेक्शन भी ना निकालना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ये मेरा क्या आ गया, इंटरसेक्शंस का वैल्यू। इंटरसेक्शंस वो होता है जो आपको दो इवेंट्स में कॉमन दिया गया है। तो मैं यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे मेरा चार था, इस इवेंट्स में मेरा यहाँ पे चार था, इस इवेंट में मेरा छः था, और यहाँ पे भी मेरा चार और छः आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं कि यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो मेरा चार और छः है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शंस का वैल्यू दो आ गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन मुझे एन ए चाहिए था, तो मैंने क्या बोला था कि जो चाहिए उसको ऊपर लिखना है, मतलब पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस, पी ए अंडर द गिवन कंडीशंस पी बी, ये जो मुझे चाहिए ऊपर, और इंटरसेक्शंस ऊपर में क्या था, इंटरसेक्शंस पी ए इंटरसेक्शंस बी बटी ऑफ एन बी, जो मुझे दिया गया है उसको मैं नीचे लिखा हूँ क्योंकि ये पहले दिया गया था इवन, इसके बाद। तो इंटरसेक्शंस का वैल्यू मेरा कितना आ गया, दो का दो, और एन बी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, एन बी का वैल्यू मेरा ये कितना है, एक, दो, तीन, टोटल तीन पॉसिबल आउटकम्स था, तो यहाँ पे मैं तीन लिख दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाँच तक आपको बनाना है, एक से चार तक बनाना है, ये पाँच क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, 5वां नंबर। और आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो एग्जाम्पल आप बनाइएगा, उसके बाद 5 नंबर बनाइएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5 से लेकर बचे हुए सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2A का मैं डिस्कस करूंगा। समझ में आ गया, सो नेक्स्ट लेक्चर्स वेट कीजिए। थैंक यू।